चलिए, तो अब पिछले दिन हम लोग चैप्टर का इतना परसेंटेज खत्म कर दिए, तो आज कौन सा पढ़ना है हमको? लाभ हानि और बट्टा पढ़ना है। आज 11 चैप्टर नंबर हो गया, नहीं जी? चैप्टर नंबर हम लोग का हो गया 11 नंबर। तो सबसे पहले लाभ हानि और बट्टा पढ़ने से हम लोग प्रैक्टिस करने से पहले लाभ होता क्या है, हानि होता क्या है, बट्टा होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, लाभ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लाभ क्या होता है? जब कोई सामान हम सस्ता में खरीदते हैं और महंगा में बेच देते हैं, तब होता है हम लोग को लाभ होता है। पता है कि नहीं? तो अगर कोई वस्तु को, मान लीजिए हम ये मार्कर है मेरे पास, हम बाजार से खरीदे थे 25 रुपया के एक मार्कर, और इसे अगर 30 रुपये में बेचते हैं तो लाभ हमको होगा कितना? 5 रुपये का लाभ होगा। यानी कि इसके अनुसार अगर लाभ का फॉर्मूला देखा जाए तो लाभ बराबर क्या हो गया? हाँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया। यानी विक्रय मूल्य जब ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो हमको लाभ होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर लाभ प्रतिशत की बात किया जाए, लाभ प्रतिशत की बात किया जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी निकलता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य है जो कभी चेंज नहीं होता है। लाभ को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मार्कर 25 रुपये में खरीदे थे तो 25 रुपये में खरीदे थे, लेकिन इसको बेचना चाहेंगे तो 30 रुपये में बेच सकते हैं, 2800 में बेच सकते हैं, 35 में भी बेच सकते हैं, है कि नहीं? तो क्रय मूल्य कभी चेंज नहीं होता है, विक्रय मूल्य चेंज होता रहता है कि नहीं? तो क्रय मूल्य, तो जितना भी लाभ या प्रतिशत हानि हम लोग निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखेंगे, क्रय और मूल्य लिख देंगे, ठीक है? क्रय मूल्य और गुने 100, ये हो गया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यही मार्कर जो था 25 रुपये का खरीदे थे और 30 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? मतलब क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, है ना? और प्रॉफिट को पी लिख देंगे, लाभ को, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अगर लाभ प्रतिशत की, तो प्रॉफिट परसेंटेज से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको लाभ को प्रॉफिट से डिनोट करते हैं, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करेंगे। अब 100 तो 100 रहेगा ही, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर पी अपॉन सीपी इंटू 100। वही हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम जो मार्कर ही खरीदे हैं वो खरीदे हैं कितना में? सीपी बराबर यानी कॉस्ट प्राइस हमको हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हमको हो जाएगा? 30 रुपया हो गया। तो हम कहेंगे कि हमको प्रॉफिट क्या हो गया और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, दो चीज निकलेगा, है कि नहीं? तो चलिए देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो 25 रुपया खरीदे थे, 30 रुपया के बेच दिए, तो 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है सीधे सीधे, क्योंकि प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य 30 रुपया और क्रय मूल्य 25 रुपया था, तो प्रॉफिट सीधे सीधे 5 रुपया हो गया। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट कितना हुआ है? 5, अब बटा क्रय मूल्य कितना है बाबू? 25 और गुने 100, तो 25 चौके 100, यानी कि 20% का हमको प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया बात? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला था प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो जितना भी प्रॉफिट निकलता है या फिर लॉस निकाला जाता है, किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है? कुछ कंडीशन में विक्रय मूल्य पर भी निकलता है, लेकिन सब अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ो कि अभी हम लोग को क्रय मूल्य पर ही निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया, प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया ना? लॉस के बारे में थोड़ा सा बात करें, लॉस के बात नहीं किए। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट जो निकालें तो प्रॉफिट बराबर वही फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना था हमको? सेलिंग प्राइस 30 रुपया था, और सीपी कितना था? 25 रुपया था, तो हमको प्रॉफिट कितना आया था? 5 रुपया प्रॉफिट बराबर। तो उतना फार्मूला लगाने से बार बार जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है कि 25 रुपये के खरीदे थे, 30 रुपये के बेच दिए, तो 5 रुपये प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं? टाइम बर्बाद नहीं करना है, और इसको मिटाने वाला यहाँ है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो चलो अब देख लेते हैं, हम थोड़ा सा हानि के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, इधर हम हानि की बात कर लेते हैं। हानि यानी कि लॉस। तो लॉस कब होगा? जब सस्ता में हम खरीदे थी, महंगा में खरीदेंगे और सस्ता में बेच देंगे तो लॉस हो जाएगा। अगर ये मार्कर की बात ही कर लेते हैं कि मार्कर अगर 30 रुपया खरीदे होते अब 25 रुपये में बेचेंगे
तो 5 रुपया का लॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि हमारा हानि बराबर जो फॉर्मूला बन रहा है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो रहा है कि नहीं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि को लॉस को एल से डिनोट कर रहे हैं अगर, और क्रय मूल्य को अगर हम लोग सीपी लिखते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं, तो हानि बराबर ये फॉर्मूला हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो आगे देख लेते हैं। लेकिन अगर लॉस प्रतिशत निकाला जाए, लॉस प्रतिशत, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लॉस बटा सीपी गुने 100, यानी कि लॉस जितना होगा उतना लॉस हो गया, और बटा क्रय मूल्य, सीपी माने कॉस्ट प्राइस गुने 100, तो लॉस हो गया, लॉस प्रतिशत हो गया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये मार्कर खरीदे थे, उसको अगर कॉस्ट प्राइस कितना था 30 रुपया, और सेलिंग प्राइस हम लिख दिए थे अभी उल्टा 25 रुपया, अभी 25 रुपया हो गया। तो हमको अगर लॉस निकालना होगा तो क्या होगा, 30 माइनस, देखो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर देखा जाए तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 5 रुपया, तब 5 रुपया का लॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो लॉस प्रतिशत अगर इसका निकालेंगे तो लॉस कितना होगा 5 का, और गुने कितना बटा कितना होगा, 25 नहीं होगा 30 होगा, क्योंकि लाभ या हानि जितना भी होगा वो सीपी पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 और गुने 100, तो 5 छक्का 30, इसको काटेंगे तो कितना होगा 16 छक 96, और 4/6, यानी और काटेंगे इसको तो 16.2/3% हमको लॉस प्रतिशत होगा, समझ में आया। 16.2/3 हमको होगा लॉस, परसेंटेज में होगा, समझ में आ गया। तो लॉस, हानि और प्रॉफिट और लाभ, समझ में आया ना। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि होता है, कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य, ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे देख लो बट्टा, अब यहाँ देखो बट्टा, भी बट्टा देखो, देखिए हमने कभी कभी दुकानदार जो होता है कुछ सामान को अंकित मूल्य पहले हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अंकित मूल्य होता क्या है, एक टॉपिक ले लेते हैं अंकित मूल्य। जैसे कहने गया मिटाने वाला जी भुला गया, ले हुआ फेरा मिला। चले देखिए अंकित मूल्य की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, अंकित मूल्य कुछ नहीं है, ज्यादा समझना है थोड़ा सा। देखिए यहां करते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता क्या है, देखिए कोई भी सामान खरीदते हैं तो ओकरा पर दाम लिखल रहता है ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब टैक्स उस दे करके आपको उतना दाम देना होता है। यानी कि मान लीजिए हम डेयरी मिल्क खरीदें, दूध खरीदें मिल्क वाला, डेयरी मिल्क ना होता है, तो एक पैकेट हम खरीदे, उसका दाम है 80 रुपया है, तो उसमें टैक्स भी उसमें हमको जुड़ल रहता है, उसमें हमको टैक्स भी जुड़ल रहता है। क्योंकि कोई भी चीज सामान खरीदते हो आप मार्केट से, तो बिना टैक्स दिए नहीं खरीदते हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट सरकार को जब टैक्स नहीं दिए तो इसके माध्यम से दे दिए टैक्स, तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कुछ जो टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट सरकार को दे देते हैं, जैसे कि कोई आदमी कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, पेंशन मिलेगा उसको, तो सीधे उसको सरकार को देना पड़ता है टैक्स, सीधे सरकार के पास, उसके पास 10% 20% जो भी जिसके अनुसार, तो सीधे सरकार के पास चला जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो इस सामान हम खरीदे हैं उसमें भी हम लोग टैक्स दिए हैं, 80 रुपये के नहीं था, जब फैक्ट्री में से निकला होगा तो हो सकता है 60 रुपये का होगा, और टैक्स इस पर लगल होगा जीएसटी, तो उसका दाम हो गया होगा 80 रुपया, समझ में आया। तो टैक्सों मिला करके तब 80 रुपये दूधवा का दाम लगा रहता है, समझ में आया बात। तो जो अंकित मूल्य रहता है ओकरे में टैक्स भी जुड़ल रहता है, जो भी आदमी खरीदेगा तो समझो कि टैक्स भी दे रहा है और दूध का दाम भी दे रहा है, दोनों मिला के दे रहा है। तो जो भी कुछ खरीदते हैं उसमें जो दाम लिखा रहता है उसी को लिखते हैं, वो बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य कहा जाता है, समझ में आया। अंकित मूल्य उसी को बोलते हैं, जो भी कुछ खरीदते हैं उस पर दाम लिखा रहता है, वो दामों को कहते हैं कितना, अंकित मूल्य कहते हैं, समझ में आ गया बात। अब चलिए अंकित मूल्य हो गया। तो जो भी बट्टा दिया जाता है, बट्टा माने छूट होता है, डिस्काउंट होता है, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, समझ में आया। कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। चलिए देखिए एगो एग्जांपल देते हैं। ये जो एकरा पर लिखल होगा 80 रुपया दाम, इस पर दाम लिखल होगा मिल्क वाला है, डेयरी मिल्क है, ठीक है। तो डेयरी मिल्क है, तो
डेयरी मिल्क है, इस पे दाम लिखा होगा 80 रुपया, लेकिन जहां से जो दुकानदार से आप खरीदने जाते हो डेयरी मिल्क, क्या वो 80 रुपये में खरीदा होगा? नहीं, वो कम में खरीदा होगा। समझ में आया? तब 10-80 रुपये दाम लिखा रहता, तब हम लोग को 80 रुपये में देता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो 10-80 रुपये लिखा था तो वो 80 रुपये में खरीदा तो 80 रुपये में देगा। आप अगर 85 रुपये में देगा तब लीजिए, कहेगा 80 रुपये लिखा है तो 85 रुपये कैसे दें? होता है कि नहीं होता है? तो यहीं पे यहाँ पे समझिए, वो जो खरीदा होगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन इस पर दाम जो लिखा है वो हो गया अंकित मूल्य, हो गया रिटेल प्राइस जिसको बोला जाता है। समझ में आया? तो ये अंकित मूल्य हो गया। तो जितना भी छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो चलो आगे, अगर हम लोग इसे ऐसा अंकित मूल्य पे आगे प्रश्न एगो है, समझाएंगे इसको। तो ये समझ में आ गया ना अंकित मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस कितना होता है? जो चीज खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जो बेचते हैं और उसको कहते हैं क्या? हम लोग बेचते हैं तो विक्रय मूल्य, खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य जिसपे दाम लिखा रहेगा उसको कहते हैं अंकित मूल्य कहा जाता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा रहा, लॉस कम रहा, यानी सॉरी, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा रहा और क्रय मूल्य कम रहा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उल्टा में क्रय मूल्य ज्यादा रहा और विक्रय मूल्य कम रहा तो लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? अब एक चीज यहाँ पे माइंड में हमको आया था कि देखिए चलिए एक चीज समझ, इतना चीज समझ में आ गया ना? चलो अब देखिए, अब कुछ आपको बताते हैं बट्टा के बारे में और थोड़ा सा। ये जानते हो, सूख जा रहा है तुरंत मारकर लिख रहे हैं तो तुरंत सूख जा रहा है। चलो बट्टा, तो बट्टा भी कई तरह के होते हैं। जैसे बट्टा 4 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। जैसे पहला हो गया नगद बट्टा। नगद बट्टा हो गया फर्स्ट नंबर का। नगद बट्टा पर उसको दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही सब बट्टा दिया जाता है। जितना सारा बट्टा, कोई भी बट्टा हो अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा, तो नगद बट्टा उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहिएगा, मान लीजिए हमको ही बेंच लेना है पढ़ाने के लिए तुम लोग को, है ना? तो अगर हम उसको उधारी कहेंगे, उधार 6 महीना बाद देंगे पैसा, तो दमवा बढ़ा के कहेगा, अब कहेगा कि तुरंत पैसा देवा तो 500 रुपया कम कर देवो, ऐसे कहता है कि नहीं कहता है? कहता है ना? तो अगर कोई नगद कोई सामान खरीद रहा है और उस पे जो दुकानदार कोई छूट देता है तो उसको बोलते हैं नगद बट्टा। समझ में आया बात? कि कोई सामान खरीद रहे हैं और एकदम कैश टू कैश पैसा दिए, सामान लिए, तो उस केस में हमको हो जाता है नगद बट्टा होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा क्या होता है? व्यापारिक बट्टा होता है कि जैसे देखिए होली उली के मौसम आता है तो मॉल वाला तनी छूट देने लगता है, 50% छूट है, होली में सामान लीजिए। तो अगर किसी सामान को बेचने, उसका बिक्री को बढ़ाने के लिए जो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो उसको बोला जाता है हम लोग को व्यापारी बट्टा। ठीक है, कि अगर छूट दे देंगे तो ज्यादा ग्राहक आएगा और ज्यादा हमारा सामान बिकेगा। समझ में आया? तो अगर कोई सामान है अंकित मूल्य दिया है, अगर व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए अगर बट्टा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यापारी बट्टा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर है खुदरा बट्टा। खुदरा बट्टा, तो देखिए खुदरा बट्टा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सामान गोडाउन में रखा हुआ है, तो मॉल वाला ही कभी कभी खुदरा बट्टा भी दे देता है। जैसे मॉल में जाइएगा तो इतना मानी आदमी जाता है ना, कुछ कपड़ा छूते छू के उसको गंदा कर देता है, तो अब कपड़ा क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। अब मैल हो जाएगा कपड़ा तो कोई लेगा दुकानदार, ऐसे सॉरी कोई ग्राहक लेगा? नहीं ना लेगा। तो उसको अगर उसको बेचना होता है तो जो दुकानदार उस पर छूट देता है, यानी बट्टा देता है, यानी डिस्काउंट देता है, उसको बोलते हैं हम लोग खुदरा बट्टा। यानी सामान खराब होने लगा और खराब होने के चलते उस पर कुछ ज़्यादा ऑफर लगा के दे दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग खुदरा बट्टा। ठीक है, ख से खुदरा और ख से खराब, है ना? सामान खराब होने लगेगा तो हो जाएगा खुदरा बट्टा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्रमिक बट्टा।
क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा की बात कर लेते हैं, है ना। देखिए, जब कोई एक ही सामान पर दो या दो से अधिक बार बट्टा दिया जाता है, छूट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। यानी क्रम के अनुसार जो बट्टा दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्रमिक बट्टा। मान लीजिए पहले 10% छूट डिस्काउंट दे दिए और फिर उसको 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो क्रम के अनुसार जो बट्टा दिया जाएगा उसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। तो चार तरह के बट्टा हो गया, वो नगद बट्टा हो गया, व्यापारिक बट्टा हो गया, खुदरा बट्टा, क्रमिक बट्टा। व्यापारी मतलब नगद कैश दिए, नगद सामान लिए, तो उसको हो जाएगा नगद बट्टा। व्यापार को, बिजनेस को सामान बेचने के लिए अगर कुछ छूट दिया जाता है तो छूट देने पर उसको कहते हैं हम लोग व्यापारिक बट्टा। क्योंकि अगर अभी कैसे बताएं, मॉल वाला तो होली के समय आता है तो जो मॉल वाला होता है थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा ही करके देता है ताकि वो सामान हमारा ज़्यादा बिके, तो उस केस में व्यापारिक बट्टा हो जाता है। खराब सामान होने लगेगा तो उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है सामान पे तो उसको बोलेंगे हम लोग खुदरा बट्टा। और क्रम के अनुसार दो या दो से अधिक बट्टा दे दिया जाता है एक ही सामान पर तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रमिक बट्टा। चार तरह के बट्टा हो गए, समझ में आ गया बात। चलो, और जितना सारा बट्टा दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, कोई एक सामान है, क्रमिक बट्टा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पहले किसी सामान पर 10% का बट्टा दिया गया, 10% का बट्टा दिया गया और फिर उस पर 20% का बट्टा दिया गया, तो ओवरऑल बट्टा कितना होगा? हैं? देखिए, काम करवा दिए ना। पहले कैसे हम परसेंट में आपको बताए थे कि अगर आपसे धन मेरे पास 25% ज़्यादा है तो ये नहीं है कि आपके पास मेरे से धन 25% कम है। ये होगा? नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो ऐसे हम क्या क्या बोलते थे कि जितना सारा इसको रहते हैं तो उसको क्या करते थे हम लोग, इसमें छूट दिया जा रहा है ना, दोनों में छूट दिया। इसने आपको प्रश्न भी दिया है, पहला नंबर, इस पहले नंबर दिया है। बहुत आसान है। चलिए फिर से देख लेते हैं। किसी सामान पर क्रमिक बट्टा दिया जाता है, 10% और 20% का छूट दिया जाता है, ये बट्टा दिया जाता है। बट्टा को हिंदी में ही तो छूट और बट्टा एक ही बात हुआ, समझे। छूट दिया जाए कि बट्टा दिया जाए, बात एक ही हुआ। तो 10% और 20% का बट्टा दिया जा रहा है, यानी 10% मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया। 20% बराबर क्या हो गया, 1/5। कैसे कि 10% को हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाता है, 1 0 से 1 0, 1/10 हो गया। 20% की अगर बात करें तो 20/100 हो जाएगा परसेंट हटाने पर, क्योंकि प्रतिशत को परसेंट को हटाना होता है, भिन्न में बदलना होता है तो नीचे 100 से भाग देते हैं और उसका सिंबल हटा देते हैं। तो क्या हो गया, 20 × 5 = 100, यानी 1/5 हुआ। तो उसी तरह देखिए 10 से कितना हो गया बाबू, सामान 10 के था, हो गया कितना के, छूट दिया गया तो 9 के हो गया। यही ना छूट होता है, ये छूट होता है, ठीक है। अब कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए गुना कीजिए, सीधे 50 हो गया। ये पहले वाला वैल्यू है, ये हो गया पहले वाला वैल्यू, और ये छूट देने के बाद वाला वैल्यू है कि नहीं। तो 9 चौके 36। अब देखिए अंतर कितना हो गया, कम कितना हुआ, छूट कितना हुआ, 50 में से 14 का। अब किस पे, प्रारंभिक वाला मूल्य पे, तो बटा 50 × 100। अब 50 दूना 100 बराबर 14 दूना 28% का क्रमिक छूट हमको ओवरऑल हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को बनाना है, ठीक है, इस तरह से बनाना है। इन्हें कि डायरेक्ट जोड़ दिए, पहले 10% छूट जाए, फिर 20 पे 10 20 30 हो जाएगा। अब ऑप्शन भी दे रहेगा 30%, ऐसा मत समझिएगा, वो जानबूझ के 30% ऐसे देगा। जब कभी प्रश्न में लिखा रहेगा कि अगर ए के पास धन बी से 25% अधिक है तो बी का धन ए से कितना परसेंट कम है, ऐसे जैसे बोलेगा तो 25% ऑप्शनों दे रहेगा, समझे। तो सोचेगा आदमी क्या, नहीं जो पढ़ा रहेगा वो कहेगा कि 25% अगर हमसे ज्यादा है तो उससे हम 25% कम होंगे, यही ना सोचेगा। लेकिन ऐसे होता है, नहीं होता है। परसेंटेज नहीं रहेगा, नंबर रहेगा। तो अगर ऐसे बोलेगा
अगर ऐसे बोला जाएगा कि 25 रुपया रहेगा, परसेंटेज नहीं रहेगा, हम कहेंगे कि आपके पास मुझसे 25 रुपया ज़्यादा है, यानी कि आपसे मेरे पास 25 रुपया कम है, लेकिन परसेंटेज रहेगा तो ये कभी नहीं कीजिएगा, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में सब बताए कि पिछला चैप्टर में, तो ये चीज़ हो गया ना। चलो आगे देख लेते हैं। कुछ ऐसा ही टाइप दे देते हैं आपको, जिस प्रकार से आपकी किताब में थोड़ा सा पूछा गया है, उसी तरह का टाइप से कुछ प्रश्न बताते हैं आपको। हाँ चलिए एक और प्रश्न बताते हैं आपको। देखिए, अगर प्रश्न में दिया जाएगा नंबर में कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, चाहे 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है ना। चाहे प्रश्न में लिख देते हैं कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं का 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ऐसा प्रश्न रहेगा। समझ में आया कि 4-5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ नंबर बदल रह सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, तो सोल्व अगर इसको करेंगे तो 5 वस्तुओं का सीपी कितना के बराबर है, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है ना। एसपी माने सेलिंग प्राइस के बराबर है। तब अगर हम इसको अगर इधर करते हैं, सीपी बटा एसपी बराबर 3/5 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी सीपी के सामने सीपी का वैल्यू होता है, एसपी के सामने एसपी वाला वैल्यू होता है। यानी 3 रुपये में खरीदा था और बेचा है 5 रुपये के, 5 रुपये में, तो फायदा हुआ कि लाभ हुआ, फायदा हुआ ना। तो कितना से फायदा हुआ, 2 रुपया का फायदा हुआ ना जी। किससे, जो भी प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कि लाभ हमको निकल गया, हमको क्या निकला, लाभ निकलेगा। क्योंकि जितना भी सामने सीपी के सामने सीपी का वैल्यू, एसपी के सामने एसपी का वैल्यू, तो सीपी दिया कितना 3 रुपया, एसपी दिया कितना 5 रुपया। तो देखिए लाभ हमको मिला ना कि बेचे हैं ज्यादा में, खरीदे हैं कम में, 3 रुपये में खरीदे हैं, बेचे हैं 5 रुपये में, तो लाभ ना हुआ। तो लाभ वो कितना का हुआ, लाभ दूर का। अब किस पे लाभ होता है, हानि प्रतिशत निकालते हैं सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे। तो बटा 3 लाभ प्रतिशत बोलेगा तो 3 गुने 100, तो इतना बराबर कितना होता है 200/3%, आंसर। अब इसे अगर पूर्णांक में लिखना चाहोगे तो इसमें लिख सकते हैं क्या, 6×6 36, 6×6 36, 2/3%, इतना होगा 66.2/3%, है कि नहीं। अब आपसे प्रश्न एक और इसी टाइप के बोल लिख देते हैं, आपको बनाना होगा, अपने से बनाना होगा, ठीक है। खाली आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए 10 वस्तुओं का अगर वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगा, हानि लाभ होगा तो कितना प्रतिशत होगा। चलिए तो बनाते हैं हम, ठीक ना। देख लो यहाँ पे, समझो, देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 10 गुने सीपी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, होगा कि नहीं होगा। तो सीपी बटा एसपी बराबर क्या, एने से उन्हों कर कन्हू में कल गुना कर सकते हैं, तो 10 एने रह गया, 3 एने ला दीजिए। अब अगर एसपी एने रहेगा तो सीपी कितने होगा, एने हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सीपी के सामने सीपी का वैल्यू, एसपी के सामने एसपी का वैल्यू, तो यानी एसपी 10 रुपया 10 हो गया और सीपी कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ रुपया नहीं है, वस्तु है, ठीक है। बार बार हम लोग रुपया बोल दे रहे हैं, है ना। तो रुपया भी मान, कुछ भी करके मानिए, हमको तो आंसर लाना है ना। तो रुपया मानिए चाहे वस्तु मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए सीपी कितना हो गया 3 रुपया और एसपी क्या हो गया 10 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 7 का प्रॉफिट हुआ ना। तो 7 अब बटा प्रॉफिट, लाभ या हानि प्रतिशत। देखो यहाँ पे लाभ पूछा है कि हानि पूछा था, हमको पहले दिख रहा है कि लाभ, लाभ ना हुआ कि 3 रुपया खरीदा था 10 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो 7 रुपया का। अब अगर हम लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य। तो सीपी का वैल्यू कितना दिया है 3 रुपया और गुने 100 हुआ ना जी। तो चलो, तो
तो यानी कि हो गया 700/3, 700/3। तो भाग दीजिए तो कितना होगा, 1/3 इतना प्रतिशत होगा ना, यानी कि उसको जो लाभ हुआ उतना प्रतिशत की लाभ हो गया, है कि नहीं। आपके लिए एक और प्रश्न देते हैं, चलिए तब इसको भी देख लेते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बाबू देखो इधर ध्यान दो, तो लाभ या हानि होगा, और लाभ हानि होगा तो प्रतिशत में निकालना है कितना होगा। तो अगर हम देखें कि अभी तक जितना भी, अभी इसको करके दिखाते हैं, 10 वस्तुओं का सीपी या 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। देखो यहाँ ध्यान दो, तो सीपी बटा क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 15/10 होगा। तो सीपी के सामने सीपी का वैल्यू, अरे यार हाँ ठीक है, एसपी के सामने एसपी का वैल्यू, सीपी के सामने सीपी का वैल्यू, है कि नहीं। तो अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम देख रहे हैं कि जो सीपी के साथ है वो एसपी का वैल्यू का आ जा रहा है, ना रहा है, और जो सीपी के साथ वाला नंबर है वो एसपी के साथ वाला वैल्यू आ जा रहा है एसपी का, और जो सीपी का साथ वाला इसके साथ वैल्यू आ जा रहा है नहीं। कि देखिए 10 है सीपी के साथ, तो एसपी का वैल्यू 10 आ गया है, आया है कि नहीं। और 15 है एसपी के साथ, तो सीपी का वैल्यू 15 आ गया है। तो डायरेक्ट हम इतना नहीं करके डायरेक्ट हम इसके साथ इसको ले जाएंगे, विक्रय मूल्य के साथ इसको। हाँ 5 वस्तुओं का क्रय 15 वस्तुओं का क्रय 10 लिखा है ना जी, नहीं आप वहाँ पर मिटा रहे नहीं, वहाँ 5। आज छोड़ो जो है, ध्यान ध्यान दो। तो आप देखो विक्रय मूल्य के साथ इसके ये आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, है कि नहीं। तो सीपी है, यहाँ पे सीपी है 15, सीपी का वैल्यू 15, एसपी का वैल्यू 10। यहाँ से सीधे कहाँ चला गया, मैंने क्रय मूल्य वाला के साथ विक्रय मूल्य का वैल्यू आ गया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या था, खरीदा गया था कितना, 15 में, बिक गया 10 में, तो नुकसान हो गया कितना, 5 का नुकसान हो गया। तो 5 अब बटा सीपी का वैल्यू कितना है 15, अब गुने 100, यानी लॉस न हुआ इस बाबू। तो लॉस प्रतिशत बराबर हो गया कितना, 5/15। तो पचती आई 15, यानी कि 33.1/3% इसका आंसर होता है। 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो 33.1/3 आंसर आएगा। कोई दिक्कत हुआ? सर वो लोग भैया समान है लेकिन अलग अलग, तो उसमें भी आया, तो जैसे पहला क्वेश्चन बोले ना 10 वस्तुओं। चलिएगा नया पैटर्न नंबर 3 बता देते हैं। अब 2 खत्म हो गया, वो क्रमिक वाला हो गया, और एगो हो गया क्या कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इस टाइप का प्रश्न था, वो 2 पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न में देखिएगा कि अगर हम कोई वस्तु को खरीद रहे हैं कितना में, अगर खरीद रहे हैं 500 रुपया में, अब 500 रुपया खरीद रहे हैं और उसको बेचने पर हमको लाभ हो रहा है 20%, तो क्या रुपये में बेचे होंगे हम उसको कि लाभ 20% हो गया। प्रश्न समझो, किसी वस्तु को खरीदने पर 500 रुपया का हम खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को हम 500 रुपया में खरीद रहे हैं, लेकिन लाभ हमको हो रहा है 20% उसको बेच रहे हैं, तो क्या रुपये में बेचे होंगे उसको। तो इसको निकालने के लिए हमको 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं? पहला कि अगर इसका हम 20% निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हमको 500 रुपये में खरीदे थे और उसका 20% लाभ हो रहा है, तो 20% बटा 100, तो 2 0 से 2 0, यानी कि 20 है या के 100, 20 × 100 हो गया। यानी कि 500 रुपये का वस्तु था, 20% लाभ हुआ, यानी कि 100 रुपये में और जोड़ देंगे, यानी कि हमको विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 और प्लस 100, कितना हो जाएगा 600 रुपये में क्रम बिके थे। कि 500 रुपये में खरीदे थे और उस पर हमको 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु को हम 600 रुपये में बेचे होंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ऐसे हो गया। दूसरा तरीका इससे आसान है, किसी चीज को मान लिया जाए, कोई भी नंबर होता है उसको 100% मान लीजिए। कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उसको कितना में खरीदेंगे 100% में। तो अगर ये 100% होता, 20% लाभ होगा, तो कितना होगा 120% हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे तो 500 था ये, और गुने 120% लाभ हुआ था, तो 120% डायरेक्ट कर दिए बटा 100, समझ में आया। तो 2 0 से 2 0 खत्म, अब 12 × 5 = 60, अब 0 600 वैसे आ गया, नहीं आया कि नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार इसको 20% निकाल के इसमें जोड़ें, उससे अच्छा डायरेक्ट 20% 100 में जोड़ दें और उसमें कैलकुलेट करके आंसर ला दिए। 2 तरीका है।
तो इसलिए अगर अब से अगर कहेगा कि 10% लाभ हुआ है तो केवल 10% नहीं मानेंगे, हम मानेंगे क्या 110 हो गया है। अगर कहेंगे 20% हानि हुआ है तो हम लोग 20% हानि नहीं करेंगे, 80% हानि करके गुना करके बना देंगे। अगर यही प्रश्न था कि खरीदे थे हम 500 रुपया में, अब 20% अबड़ी हानि हुआ होता, अबड़ी हुआ होता हानि, तो इसके भी दो तरीके होते। पहले क्या कि पहले 500 रुपये में खरीदे थे, अब 20% हानि हुआ था, तो पहले इसका 20% निकालते हैं तो डबल जीरो खत्म, कितना हो गया 100 रुपया, तो हानि ना हुआ है बाबू, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये में खरीदे थे तो हानि हुआ है, यानी कि 500 में खरीदे थे 100 रुपये हानि हो गया, तो 400 रुपये में विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग कि 500 तो ऑलरेडी है ही पहले से क्रय मूल्य, अभी क्या करेंगे हम इसको कि सीधे हानि हुआ कोई चीज को मानो 100%, कोई भी चीज है तो उसको 100% मान लो, अबड़ी हानि हुआ 20% का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अब बटा 100 प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा 100, 2 जीरो 100, 2 जीरो 8 पचे 40, एक और जीरो बैठेगा इसके साथ वाला, तो ये भी 400% आया, इतना भी 400 नंबर आया, इसमें भी 400 आया, आया कि नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि हम 10% पहले निकाल करके फिर उसमें जोड़े या घटाए, उससे अच्छा अगर हानि हो रहा है तो 90% कह देंगे, 10% हानि होगा तो, अब अगर लाभ होगा तो 10% लाभ का यानी 110% हो जाएगा, है कि नहीं। जोड़ घटाव गुना करने से फायदा नहीं। इसी तरह से एकदम छोटा ही, कहीं बड़ा होगा प्रश्न तो ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक और छोटा देते हैं कि अगर कोई वस्तु को खरीदे 100 रुपया में, सुनो बाबू, सीपी हमारा कितना हो गया 100 रुपया है, अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको विक्रय मूल्य कितना होगा। हाँ 130 बटाएगा प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी बताओ। तो देखिए क्या है कि 100 रुपये के खरीदे थे, है कि नहीं, 30% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 130, अब परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा 100, यानी 130 रुपये के बेचे होंगे, यानी कि एसपी जो हमारा आया 130 रुपये के बेचे होंगे। हर था अगर यही लॉस रहता तो 100 गुने 70 बटा 100 कर देते, 70 पर मैंने 70 रुपये में बेचे होते। ये तो समझ में आ गया ना पैटर्न। चलो ऐसे आपको लैंग्वेज में प्रश्न दिया रहेगा। चलिए आपके लिए एक प्रश्न दे देते हैं जो खुद से बनाइए और हमको बताइए, ठीक है। देखिए कोई वस्तु था, एक कुर्सी है, कुर्सी, कुर्सी ठीक से लिखना पड़ेगा ना, एक कुर्सी है, कुर्सी का दाम अगर 250 रुपया है, ठीक है, लेकिन इसको जब बेचे हम तो बेचने पर हमको, सुनो आओ, बेचने पर जो लाभ हमको हो रहा है ना, हानि कर देते, ठीक है भाई, हानि जो हमको हो रहा है 30% की हानि हो रही है, तो हम बेचे कितना होंगे, बेचे कितना में होंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बताइए। तो चलो देख लेते हैं। नया नया कुर्सी लिए थे, एक के दिन में सेकंड हो गया, आज खरीदे थे कल बेच रहे हैं, और 30% हानि पर बेचना पड़ रहा है, तो कै रुपये में बेचेंगे देखते हैं। तो पहले कितना कुर्सी के था बाबू, 250 रुपया कुर्सी था, हानि हुआ कितना 30% का, तो यानी कि 70 रुपये में बेचे होंगे, है कि नहीं, 70% पे बेचे होंगे, तो यानी परसेंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 सत्ते 175, यानी 175 रुपये में हम इसको विदा कर दिए, समझ में आया, बेच दिए इसको 175 रुपया में। अगर यही हम प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि एक कुर्सी है, फिर से बोल देते हैं, चलिए सुनो ध्यान से, प्रश्न सुनो, एक कुर्सी है, कुर्सी को हम खरीदे हैं 175 रुपया में, ठीक है, खरीदे, ये हो गया सीपी, और एसपी जो बेच दिए उसको हम 250 रुपये में बेचे हैं, तो उसका लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, बताइए। चलो यहाँ पे देखो, जो कुर्सी था उसका सीपी कॉस्ट प्राइस था 175, और एसपी था कितना, मैंने बेचे उसको कितना में 200 इतना में, तो हमको लाभ हुआ कि हानि, तो दिख रहा है सीधा सीधा लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ बाबू, तो 250 में से 175 घटाओ तो लाभ कितना होता है, 5 और 7 न होगा जी, हाँ
7 किसमें होगा? ना होगा 10 में से 5 घटा 5 बचेगा 4 ना, 14 में 7 घटा 7 ना, तो यानी 75 रुपया का हमको क्या हो गया, लाभ हो रहा है। लाभ बराबर 75 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर अगर निकालना होगा तो लाभ बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना था 175 और गुने 100, तो देखिए 25 तिया 75 और 25 सते होता है जी, 25 छक्का 175, 25 7 25 छक्का हाँ 25 सत्तर हो गया ना इतना, तो यानी कि हो गया 300/7 हुआ, इतना प्रतिशत हमको आंसर आ गया। ठीक है, पूर्णांक में भाग दे दो आ जाएगा 42 आ रहा है 42। ठीक है, इतना आंसर आ गया ना। तो देखिए अभी जितना भी कर रहे थे हम लोग, अगर क्रयमूल से हमको विक्रयमूल ज्ञात करना था तो सीधा सीधा गुना कर रहे थे। जैसे कि 100 रुपये के सामान खरीदे थे, अगर 100 रुपये का अगर सामान खरीदे थे यानी सीपी बराबर 100 रुपये था, अब बेच रहे थे हम, सॉरी बेच ना रहे थे, अगर इस पे लाभ हमको हो जा रहा था, प्रॉफिट जो हो रहा था अगर 20% का हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, विक्रयमूल ज्ञात करने के लिए, विक्रयमूल ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे थे, 100 गुना 120/100, तो ये हम लोग कितना था, बेच रहे थे हम लोग 120 रुपया में, तो प्रश्न देख ही लिए थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सीपी से हमको एसपी निकाले हैं, एसपी, सीपी से एसपी, सीपी एसपी में कंफ्यूजन हो रहे हो जी हैं, सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस मैंने क्रयमूल से विक्रयमूल हम लोग ज्ञात कर रहे थे, तो सीधा सीधा गुना कर रहे थे, लेकिन अबरी विक्रयमूल देल रहेगा और क्रयमूल ज्ञात करना रहेगा तो हम उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न देते हैं लाजवाब दम आपको और समझ में आएगा मस्त। ठीक है, वो प्रश्न लिख रहे हैं, चलिए आपके पास प्रश्न है, आपके पास पैटर्न 4 कर देते हैं, अभी बदल दिए पैटर्न। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, क्रयमूल ना दिया है बाबू, अबरी विक्रयमूल दिया है, ध्यान में रखना कि बेचने पर है ना, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। बताइए, कोई चीज को बेचा जाता है 500 रुपये में तो 25% का लाभ हो रहा है, तो कितना में बेचेंगे उसको कि 10% की हानि होगी। चलिए बना के दिखाइए। चलो तो अब देख लेते हैं, है ना, इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हम क्या बताएं अभी कि जब हम लोग क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना था तो सीधा सीधा गुना कर रहे थे, लेकिन अभी विक्रयमूल दिया है तो क्रयमूल अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, है कि ना, यानी बट्टा में करके करेंगे। तो देखिएगा कि 500 रुपया था, पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस निकाले थे। कॉस्ट प्राइस किसका निकालेंगे कि आखिर 25% इसको लाभ आया है, तो कितना में खरीदा होगा कि 25% इसको बेचने पर लाभ आ गया है कि नहीं। तो सीपी पहले ज्ञात करते हैं, तो 500 रुपया के मान लीजिए 500 रुपये में बेचा था, लेकिन अभी हम लोग विक्रयमूल से क्रयमूल की ओर जा रहे हैं तो उल्टा गुना करेंगे, लेकिन लाभ कितना हुआ है 20% का, तो यानी 125 कर देंगे। ठीक है, लाभ हुआ है 125 का, 25 कर देंगे, तो क्या निकल गया बाबू, अगुने 100, तो क्या निकल गया, सीपी निकल गया, ये सीपी। तो सीपी निकालेगा तो देखिए कितना होगा, कैसे 25 से करते हैं तो 25 पचे 25 से और 20-25 गुना करेंगे तो 500 होगा ना, 25 चौके 100, यानी कि सीपी जो निकला हमारा 400 रुपया, यानी 400 रुपये का सामान था, अब 500 रुपये में बेचा तो उसको 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन अभी कितना में बेचेगा कि 10% की हानि हो जाए, तो अब बेचने वाली बात बोल रहा है कितना में। अब हमको क्या निकालना है, अभी एसपी निकालना है, फिर अब निकालना है एसपी। सीपी तो निकल गया कि जब 400 रुपये का था और 500 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ हो गया उसको, लेकिन अबरी कितना में, इसको कितना में बेचेगा कि 10% की हानि हो जाए। तो जब हम क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना होता है तो सीधा सीधा गुना करते हैं, विक्रयमूल से क्रयमूल निकालना होता है तो बटा करके गुना करते हैं, यानी बटा भाग देते हैं, एक तरह से गुना नहीं करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हम लोग एसपी निकालेंगे तो कितना, तो 400 है और गुने 10% हानि है, यानी कि 90 में बेचा होगा, अब बटा 100, 20 9 चौके 36, यानी 360 रुपया में बेचेगा अगर ना, तो 10% की हानि होगी। समझ में आया बात। 400 रुपये इसका सीपी था शुरुआती में, 500 रुपये में जब बेचा तो 25% का लाभ हुआ,
लेकिन इस 400 रुपये में 500 रुपये में ना बेच करके 360 रुपये में बेचेगा अगर, तो 10% की हानि हो जाएगी। इसको एक ही लाइन में हम लोग कर सकते थे। एक ही लाइन में कैसे कर सकते थे? इसको हम लोग कर सकते थे क्या कि सीपी जब निकल ही गया तो ऐसे कर सकते थे 500 अब बटा 125 और गुने 100। ये क्या हो गया बाबू? सीपी निकल गया। देखो अब यहीं से एसपी निकालना था ना, तो गुने 90 अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पचे 25 से 25 20 इतना, 5 चौके इतना, 9 चौके इतना, अब इतना जूने जीरो, इतना रुपया आंसर। एक के बार में नहीं हो गया है? तो आपको इसलिए हम पहले निकालें कि आपको समझ में आ जाए डायरेक्ट। इतना तो कितना, इतना दूर जो आया, इतना दूर तो कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी इतना आया था ना। देखो सीपी इतने ना आया थे, इतने ना गुना किए थे, तो सीपी निकल ही गया। हमको एसपी निकालना था, यानी सेलिंग प्राइस निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, तो फिर 90 से गुना किए थे इसी में, इसी के वैल्यू में 90 से गुना किए तो डायरेक्ट वहीं कर दिए। एक के बाद हम लोग 360 रुपया आंसर आ गया। तो 360 रुपये में बेचेंगे तो 10% की हानि होगा, क्योंकि 400 रुपये में खरीदे थे। अगर 400 रुपये में खरीदे थे, 500 रुपये में बेचे हैं, तो 25% लाभ हुआ है। समझ में आ गया बात? बादल ऐसी बनाया हो तुम? ठीक, चलिए तो प्रश्न देखते हैं। एक कलम विक्रेता ने 5 रुपया के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, ठीक है? तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा, और उसको प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब पैटर्न होगा, अब इतने में पॉलिटेक्निक का पैटर्न होगा समाप्त। तो सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए इधर बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका बता दे रहे हैं। इधर लिखते हैं प्राइस, प्राइस माने मूल्य लिख देते हैं, छोड़ो इसको लिखेंगे मूल्य, और इधर लिखेंगे वस्तु, और इधर लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ सीपी लिख देते हैं शॉर्ट में, सीपी, और यहाँ लिखेंगे एसपी। देखिए यहाँ पे अगर 5 रुपये में क्या को खरीद रहा है कलम, 6 की दर से खरीद रहा है, ठीक है? इसके बाद 3 रुपये में मूल्य है ना, मूल्य है ना 3 रुपया, 3 रुपया की दर से 4 क्या है, बेच दिए ना। तो इसको हमको समझिए लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए, ये तो मूल्य दिया है 5 और 3, लेकिन इसको से पहले हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को बराबर करना पड़ता है, तब हमको हानि चाहे लाभ पता चलेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि हम पेन 10 को खरीदे हैं, मान लो 100 रुपये में ना, 100 रुपये में आसानी से हो जाए, 90 रुपये में 10 को खरीदे, 90 रुपये में क्या के हिसाब से खरीदे हैं, 9 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं। अब 5 को बेच दिए 35 रुपये के हिसाब से बेच दिए, चाहे 5 को बेच दिए 8 रुपये के हिसाब से बेच दिए। तो उसके लिए हम लोग पहले कितना खरीदे हैं कितना बेचते हैं, दोनों का हम लोग का वैल्यू बराबर करना होता है। नंबर की संख्या की जो वस्तु होती है उसकी संख्या को बराबर करना होता है। तो इसको भी हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करेंगे कैसे कि अगर ही हम इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे, तो 12 हो जाएगा ना। तो जब इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना हो, इसमें भी समीकरण पढ़े आप लोग। जब गुना होता है तो दोनों दिन होता है कि नहीं होता है? तो देखो यानी कि 12 पेंसिल हो गया इसके हिसाब से, यहाँ पे 12 पेंसिल हो गया। अब इसका जो वस्तु का क्रय मूल्य 5 दूना 10 हो गया क्रय मूल्य, और 3 3 आए 9 रुपया हो गया, क्या विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको दिख रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वस्तु पहले ध्यान रखना है, वो समान करना होता है, वस्तु बराबर करना होता है, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, ठीक है? तो यानी कि अगर 12 को वस्तु खरीदे होंगे तो 12 को बेचे होंगे, है कि नहीं? तो 4, लेकिन बराबर नहीं ना दिखा रहा है, हमको बराबर करना है ना। तो बराबर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए 3 दिखा रहा है, यहाँ 6 दिखा रहा है, तो इधर दिखा रहे हैं ना 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे, कोई अंतर पड़ेगा? दिखा रहा तो उतने दिखा रहा, 3 और 6 दिखा रहा था, लेकिन तभी तो काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। यहाँ 9 हो गया, यहाँ 18 हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह करेंगे। अब यहाँ हमको आसानी से दिख रहा है कि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस जो है 10 है, सेलिंग प्राइस कितना है 9 है। तो प्रॉफिट बाबू की हानि कितना का हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। तो 1 किस पे हो रहा है? 10 पे। जब भी हानि या लाभ निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पर निकालेंगे। यानी लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? L फॉर लॉस। लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 और गुना 100। 10 दहिए
100, यानी 10% की हानि हो रही है। समझ में आया बात? तो ऐसे इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आर्टिकल जो होते हैं, वस्तु होते हैं, उसकी संख्या को बराबर करना होता है। जब बराबर कर देंगे तब उसका हम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आसानी से पता कर सकते हैं। एक तो इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप मॉल गए हैं और 500 रुपये में 3 को खरीद के ला लिए शर्ट। 500 रुपये में 3 को शर्ट खरीद के ले आए। ये रुपया हो गया और ये हो गया वस्तु हो गया, ठीक है। और इसी को आप 3 को नहीं आप बढ़ा देते हैं 7 को। 500 रुपये में कितना खरीद लिए? 7 को खरीद लिए। अब आपको इसको 350 रुपये के हिसाब से 350 के हिसाब से 5 को बेच दिए, तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो पहले हमको क्या करेंगे, वस्तु दोनों है ना समान करेंगे। समझ में आया बात? और कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ उसको ऐसे बना देते हैं शॉर्ट में आराम से। तो समझ में आ गया बात है? अच्छा बताइए कितना लाभ है कितना हानि हुआ बाबू? तो मान लीजिए आपको देखिए इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें 7 से गुना कीजिएगा ना। तो इसमें मान लीजिए तो सब पर ना दिखा रहा है, 2 को तो बेचबे नहीं किया, 2 को तो अपने पास रख लिया ना। सबको बेचेगा तब ना। 7 को खरीद के लाया था मॉल से, 5 को बेच रहा है, तो सबको बेचेगा तब ना पता चलेगा कितना लाभ कितना हानि हो रहा है उसको सब पर। तो यानी कि हम इसको बराबर करते हैं, यहाँ 5 को यहाँ 7 को है, तो यानी बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करें, 5 से ऊपर में गुना और नीचे वाला में 7 से गुना करेंगे। समझ में आ गया बात? ऐसे हम लोग को बनाना है और इस तरह का पैटर्न है। और चलिए इतना सारा पैटर्न हम लोग देख लिए। अब अगला दिन से आप लोग प्रैक्टिस करके आइए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है।